नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। हाल ही में अखिलेश यादव के करीबियों पर पड़े आयकर के छापों से राजनीतिक विरोधियों के लिए एजेंसियों के इस्तेमाल की चर्चा ने काफी सुर्खियां बटोरी। एनडीटीवी की 3 महीने तक चली पड़ताल में ये सामने आया है कि मोदी सरकार में राजनीतिक विरोधियों पर कार्रवाई की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 2014 से अब तक सरकार के 570 आलोचकों पर छापे मारे जा चुके हैं और 570 में से करीब 400 बीजेपी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी, उनके रिश्तेदार या फिर मददगार हैं। अगर इस मुकाबले यूपीए 2 के बारे में बात करें तो यूपीए 2 के मुकाबले में 340% का उछाल आया है इस सरकार में, एनडीए की सरकार में। मीडिया वाले, एक्टिविस्ट, आलोचक, ब्यूरोक्रेट ये भी निशाना बनाए गए हैं इस सरकार में। मई 2014 से ये अब तक के आंकड़े हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं और 3 महीने की पड़ताल एनडीटीवी ने की है, जिसके बाद ये आंकड़े सामने आए हैं। तो राजनीतिक छापेमारी में जो बड़ा उछाल देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े करता है। अगर संख्या के लिहाज से हम आपको आंकड़े दिखाएं तो बीजेपी के प्रतिद्वंदियों के खिलाफ हमने जो संख्या बताई, कार्रवाई की संख्या 570 है। बीजेपी और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की संख्या जो है वो 39 है, यानी कि बीजेपी के जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ सिर्फ 39 मामलों में कार्रवाई यहां पर होती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर प्रतिद्वंदियों के खिलाफ की कार्रवाई की बात करें तो उसकी संख्या 570 है। तो जो अंतर है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो अगर साल भर के आंकड़े के हिसाब से देखें तो बीजेपी के प्रतिद्वंदियों के खिलाफ हमने आपको बताया कि किस तरह से 570 जो है छापेमारी वो अब तक सामने आई है। औसतन अगर इसका एक एवरेज निकाला जाए तो साल में 75 बार कार्रवाई हुई है बीजेपी के प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। तो ये 570 के हिसाब से अगर हम औसत निकाल रहे हैं तो 75 बार कार्रवाई हुई है। और अगर वहीं यूपीए 2 से इसकी तुलना की जाए तो कांग्रेस के यूपीए 2 में कांग्रेस के विरोधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी उसकी संख्या 85 थी, यानी उसका अगर औसत निकाला जाए तो साल में 17 बार इस तरह की कार्रवाई हुई है। और दूसरा हमने आपको एनडीए के कार्यकाल में जो दिखाया कार्रवाई, उसमें 75 आ रहा है साल में। तो कार्रवाई की संख्या में 340% का उछाल है जो साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब आपको हम दिखाते हैं यहां पर कि पार्टी वाइज जो ब्रेकअप है वो किस तरीके का है। तो राजनीतिक विरोधियों पर जो कार्रवाई हुई है पार्टी के लिहाज से आपको दिखाएं, कांग्रेस के खिलाफ यहां पर 75 कार्रवाइयां हुई हैं इस दौरान। टीएमसी के खिलाफ 36 कार्रवाइयां हुई हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ 18 इस तरह की कार्रवाई की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ 18, पीडीपी के खिलाफ 12, टीडीपी के खिलाफ 12, दक्षिण भारतीय जो पार्टियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं निशाना बनाया गया और उन्होंने भी कई तरह के आरोप लगाए। डीएमके के खिलाफ अगर हम बात करें तो 11 इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं। एनसीपी के खिलाफ 8 कार्रवाई हुई है। आरजेडी के खिलाफ 8 कार्रवाई हुई है और कभी सहयोगी भी रह चुकी है शिवसेना जो बीजेपी की, उसके खिलाफ 6 कार्रवाइयां हुई। और हाल ही में सपा पर जिस तरह की कार्रवाई हुई उसके अगर मामले देखें तो सपा के खिलाफ इस तरह की 6 कार्रवाइयां हुई है। और इन सभी कार्रवाइयों में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की हो रही है तो वो है टाइमिंग की चर्चा। कार्रवाई में वक्त का खास तौर पर यहाँ पर ध्यान हम आपका दिलाना चाहेंगे। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो स्टालिन की बेटी दामाद पर चुनाव से 4 दिन पहले टैक्स विभाग की कार्रवाई हुई थी। पश्चिम बंगाल में अगर देखें तो टीएमसी के 14 नेताओं और सहयोगियों के खिलाफ चुनाव के ठीक पहले और चुनाव के दौरान हमने कार्रवाई होती हुई देखी थी। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की तो सचिन पायलट, जब हम जानते हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में लंबी खींचतान वहां पर राजस्थान में देखने को मिली है और उस दौरान जब सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे उस दौरान 6 कांग्रेसी नेताओं और सहयोगियों के खिलाफ कांग्रेसी कार्रवाई जो है वो करती हुई यहाँ पर नजर आई थी ये सरकार। कर्नाटक में अब आपको लेके चलते हैं जहां पर जेडीएस कांग्रेस के 14 नेताओं पर उनके सहयोगियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी उसकी अगर टाइमिंग की बात करें तो 2019 के राजनीतिक संकट के दौरान ये कार्रवाई हुई है। गुजरात में अगर बात करें तो कर्नाटक के रिजॉर्ट में उस वक्त कार्रवाई हुई जब गुजरात के 42 कांग्रेसी विधायक ठहरे हुए थे। और 2017 के राज्यसभा चुनाव से पहले ये जो कार्रवाई है रिजॉर्ट में जो हुई थी वो 2017 में जब राज्यसभा के चुनाव थे उससे पहले हुई थी। तो इस तरह की जो टाइमिंग है उसको लेकर हमेशा विपक्षी पार्टियां जो हैं वो ये आरोप लगाती रही हैं कि आखिर
इस तरह से चुनाव से पहले या किसी इस तरह की जो गतिविधि होने वाली उससे पहले ही आखिर बीजेपी अपने प्रतिद्वंदियों को निशाना क्यों बनाती है, ये एक बड़ा सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया था सरकार पर कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो तक हैक किए जा रहे हैं। फोन टैपिंग उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव ने आरोप लगाए थे उनसे उस पर सवाल किया गया था, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने ये गंभीर आरोप लगाया था कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए गए हैं। उसके बाद सरकार ने स्वतः संज्ञान लिया था इस मामले का। CRT.in जो है यहाँ पर उसकी शुरुआती जांच के नतीजे में ये सामने अब आया है कि कुछ भी इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो हैक नहीं किए गए हैं। ये जो जांच है इसमें शुरुआत में सामने आया है और ये जो जांच है ये CRT.in को सरकार ने सौंपी थी। मंगलवार को प्रियंका गांधी ने ये आरोप लगाए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने ये जांच करवाई थी और शुरुआती जांच में फिलहाल कुछ भी सामने नहीं आया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सेहत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और जिस तरह की गोपनीयता बढ़ती जा रही है वो सस्पेंस को और बढ़ाती जा रही है। अमूमन नागपुर में होने वाला महाराष्ट्र का शीतकालीन विधानसभा सत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अस्वस्थता की वजह से मुंबई में रखा गया ताकि वो खुद उपस्थित रह सके, लेकिन सत्र के पहले ही दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधानसभा नहीं आए। इससे मुख्यमंत्री की तबीयत को लेकर सवाल उठे। बीजेपी कार्यवाहक मुख्यमंत्री की मांग उठाकर अब दबाव बनाने में जुटी हुई है। हालांकि शिवसेना का कहना है कि मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक है। आज मी आपल्याला एक आपुलकीच्या याने सांगतो आहे की स्पाइनल कॉर्ड ऑपरेशन के बाद से अब तक करीब 50 दिन हो गए हैं। इस दौरान घर से ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काम कर रहे हैं और ऑनलाइन बैठकों में शामिल भी हो रहे हैं, लेकिन मंत्रालय या कैबिनेट मीटिंगों में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल नहीं हुए हैं। विधानसभा सत्र के एक दिन पहले चाय पार्टी मीटिंग में भी नहीं आए और सत्र के पहले दिन विधानसभा भी नहीं आए। अब बीजेपी कह रही है कि अगर मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें किसी और को चार्ज दे देना चाहिए। ऐसा है कि वो बीमार है, थोड़ी बीमारी थोड़ी चिंताजनक है, तो उन्होंने ये जिद नहीं रखनी चाहिए तबीयत को ठेस पहुंचाकर कि मैं जाऊं। सिर्फ उन्होंने किसी को चार्ज देना चाहिए। सदन में जब प्रश्न उपस्थित होते हैं, मिनिस्टर जब कम पड़ता है तो सीएम ने खड़ा होकर उसको जवाब देना चाहिए। सदन में कौन है? तो सदन में यदि उनको राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, और वो स्वाभाविक भी है, उनकी परंपरा ऐसी है, उनके पार्टी में किसी पर भरोसा नहीं है, तो अपने बड़े लड़के को दे चार्ज, आदित्य ठाकरे को। तो नहीं दे रहे तो आदित्य पर भी विश्वास नहीं है क्या? वहीं शिवसेना ने बीजेपी की इस मांग का विरोध करते हुए कहा है कि उन्हें बीजेपी की सलाह की जरूरत नहीं है। बीजेपी की सलाह की हमको जरूरत ही नहीं है। उनकी सलाह बिन काम की है, कोई उपयुक्त की नहीं है, महाराष्ट्र के हित में नहीं है, महाराष्ट्र की नुकसान करने वाली है, मराठी आदमी का नुकसान करने वाली है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सलाह की शिवसेना को जरूरत नहीं है, महाविकास आघाड़ी को जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में शामिल एनसीपी ने बीजेपी को याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र में गैरहाजिर रहे हैं। मुख्यमंत्री, ये बात सच है कि उनका सर्जरी होने के बाद डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन कोई भी कैबिनेट मीटिंग उन्होंने स्किप नहीं की। वो वर्चुअली कैबिनेट अटेंड करते हैं। जो लोग मुख्यमंत्री की उपस्थिति पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, पहले वो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति को देखें। उद्धव ठाकरे के बेटे और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने बताया कि मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक है और जब उन्हें सही लगेगा तब वो आएंगे। सीएम साहब एकदम ठीक हैं। सुबह फोन पे बात हुई, कल भी कैबिनेट मीटिंग हुई। उन्हें जब ठीक लगेगा तब आएंगे। विधानसभा सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इंतजार में सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो नहीं आए और न ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया कि वो कब आएंगे। जाहिर है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तबीयत को लेकर बढ़ती जा रही गोपनीयता सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाओं को हवा दे रही है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयालकर, अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करते हैं, जिसकी रफ्तार अब हमारे देश में बढ़ती जा रही है और इस खतरे तीसरी लहर की आशंका के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के हालात का जायजा लेंगे। बैठक होने जा रही है केंद्र के उन अधिकारियों के साथ जो इस महामारी की रोकथाम में जुटे हुए हैं। वहीं केंद्र ने राज्यों से कहा है कि इस खतरे की गंभीरता को समझते हुए अपने वॉर रूम को एक्टिवेट करें, हालात पर लगातार नजर रखें और सख्ती से दिशा निर्देशों को अमल करवाएं। साथ ही तैयारी है कि कुछ शहरों में अब कोरोना के सभी जो पॉजिटिव सैंपल होंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाएगी। देश में 4 दिसंबर को ओमिक्रॉन के 3 मामले थे, जो 17 दिसंबर को बढ़कर 101 हुए और अब 22 दिसंबर को 213। स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना कि ओमिक्रॉन के फैलने की गति डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा है। अभी जो सिचुएशन है उसमें कोई ऐसा कोई बदलाव नहीं है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कोविड जो है वो माइल्ड सिम्टम ही लेके आता है। वी आर वाचिंग एनी चेंज इन द पैटर्न ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द इमर्जिंग केसेस वेरी केयरफुली। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखा है कि कोरोना की सही हालत के आकलन को लेकर जिला या लोकल स्तर पर वॉर रूम शुरू करें। अगर बीते हफ्ते में किसी जिले में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% या उससे ज्यादा हो, या अस्पताल में ऑक्सीजन वाले या आईसीयू में 40% बेड भर गए हों, तो कंटेनमेंट जोन और पाबंदियां तुरंत अमल में लाएं। फिलहाल मिजोरम के 2 जिले ही ऐसे हैं जहां वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। साथ ही सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु के हर पॉजिटिव सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने की तैयारी में है, ताकि अगर कोई केस ओमिक्रॉन का है तो उसकी पुष्टि हो पाए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब धीरे धीरे तमाम राज्य जो हैं वो सख्ती बढ़ाने लगे हैं। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो ओमिक्रॉन के चलते अब क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगाने की तैयारी हो गई है। डीडीएमए का कार्यक्रमों और भीड़ के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। रेस्टोरेंट, बार और सिनेमा घर जो होंगे उनमें क्षमता के 50% लोग ही अब जा सकेंगे। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। शादी में 200 से ज्यादा लोगों को बुलाने की इजाजत अब नहीं होगी। दुकानों पर नो मास्क नो एंट्री लागू करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। डीडीएमए ने जिला प्रशासन और दिल्ली पुलिस को ये आदेश लागू करवाने को कहा है। और अब हरियाणा सरकार की बात करते हैं। वहां पर भी अब सख्ती बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है और जिन लोगों ने दोनों डोज नहीं ली है तो उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं दी जाएगी। ये आदेश जारी हो गया है। 1 जनवरी से कोरोना टीके की दोनों डोज जरूरी होंगी और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह ऐलान किया है कि सार्वजनिक परिवहन, दफ्तर, बाजार, इन जगहों पर उन लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज नहीं ली है। 1 जनवरी 2022 से जिस व्यक्ति ने कोविड की दोनों वैक्सीनेशन की डोज नहीं ले रखी होगी उसको मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट, होटल, दफ्तर, बैंक या कोई भी ऐसी जगह जहां पर ज्यादा लोग होते हैं उसको प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और अब बात मुंबई की। महाराष्ट्र में मुंबई कोविड का हॉटस्पॉट रहा है और अब भी ओमिक्रॉन के मामलों में ये आगे ही है। मुंबई में बीते 8 दिनों में कोविड के सक्रिय यानी एक्टिव मामले जो है वो 22% बढ़े हैं और अब चर्चा डेल माइक्रॉन को लेकर हो रही है। क्या है ये डेल माइक्रॉन, देखते हैं पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। बिना मास्क वाले लोगों पर कार्रवाई के लिए बीएमसी के मार्शल मुंबई की सड़कों पर जगह जगह तैनात हैं। पब्लिक जो पहले बीच में मास्क बहुत कम लगा रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल तो बहुत ज़्यादा वायरस बढ़ते जा रहा है, तो कंटिन्यू कि हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं और ज़्यादा बढ़े, फिर लॉकडाउन ना होए, तो इसीलिए मास्क कैरी करो और मास्क लगाते रहो। फाइन है 200, लेकिन पब्लिक फिर भी नहीं समझती है। हम रुकाने के बाद उनको पहले रिस्पेक्ट देते, पर कोई उसमें मतलब गलत तरीके नशे वाले भी आदमी आते हैं तो उनसे खाली इज्जत होती है। जो अपने जो रेगुलर रहते हैं उनसे कुछ नहीं, उनको समझ देने के बाद भी वो सुधरते। पर कोई ऐसे आते हैं कि बिना सोचे बिना समझे आके सीधा बदन पे हाथ छोड़ देते,
उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई शहर में पिछले 8 दिनों में कोविड के एक्टिव मामलों में 22% की बढ़ोतरी देखी गई है। 14 दिसंबर तक 1769 सक्रिय मामले थे, जो 21 दिसंबर तक बढ़कर 2159 हो गए। इसी अवधि के दौरान शहर में कोविड मामलों के दोगुना होने की दर यानी कि डबलिंग रेट 2563 से घटकर 2095 दिन हो गए। डबलिंग रेट घटने का मतलब है कि वायरस के फैलाव में बढ़त दर्ज हो रही है। बताया जा रहा है कि यूरोप और अमेरिका में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट ने मिलकर हालात गंभीर किए हैं। कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स इसे डेल माइक्रोन नाम दे चुके हैं। मुंबई शहर में 90% से ज्यादा मामले फिलहाल डेल्टा या फिर उससे उत्पन्न वेरिएंट के पाए गए हैं। ओमिक्रॉन की मौजूदगी करीब 2% सैंपल में ही नजर आई है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स का कहना है कि डेल माइक्रोन कोई नया वेरिएंट नहीं है। 2 वेरिएंट्स का एक पैरेलल पैंडेमिक चालू है अभी इस वक्त, और उसको मिला के कोई डॉक्टर्स ने इसको डेल माइक्रोन करके नाम दे दिया है कि हम 2 अलग अलग वेरिएंट से जो है जूझ रहे हैं। ये 2 वेरिएंट जो है वो अलग है, डेल माइक्रोन नाम का कोई वेरिएंट नहीं है। और आप कृपा करके इसको जो है ये समझिए कि ये सिर्फ कहने की बात है कि ये 2 अलग अलग वेरिएंट साइमल्टेनियसली बात चल रही है इस वक्त, और हमें जो है दोनों वेरिएंट से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओमाइक्रॉन जो है वो बहुत रैपिडली स्प्रेड होता है, और डेल्टा के बारे में तो हम जानते हैं कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो इन्फेक्शन भी सीवियर कर सकता है। पिछले महीने जहां 100 से 200 कोविड के मामले रोजाना रिपोर्ट हो रहे थे, वहीं बीते कुछ दिनों से मुंबई में संक्रमण का रोजाना आंकड़ा 300 के पार पहुंच चुका है। हालांकि इसे ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ी टेस्टिंग के नतीजे के तौर पर भी देखा जा सकता है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और चुनाव आने से पहले अब सत्ताधारी बीजेपी यूपी में एक के बाद एक नई नई योजनाएं, नए नए सौगात जो है वो जनता को दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में होंगे और अपने इस दौरे पर 2100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात वो वाराणसी को देंगे। इसमें अमूल डेयरी संयंत्र का शिलान्यास होगा, पार्किंग और इंटीग्रेटेड सर्वेलांस सिस्टम होगा और कुछ अन्य कार्यों का भी प्रधानमंत्री लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो वाराणसी की 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और 22 परियोजनाओं को जनता को आज वो समर्पित करेंगे। क्या कांग्रेस में एक बार फिर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? उत्तराखंड के जाने माने नेता हरीश रावत फिर से कांग्रेस से बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। इसका अंदाजा उनके ट्वीट से हो रहा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि चुनाव रूपी समुद्र में तैरना है और मेरे हाथ पांव बांधे जा रहे हैं। संगठन का ढांचा मुंह फेर कर खड़ा है। हरीश रावत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सत्ता ने कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। उन्होंने लिखा कि ऊहापोह है, नया साल शायद कोई नया रास्ता दिखा दे। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो कुछ भी कहने से वो बचते हुए नजर आए। सर आपने ट्वीट क्यों लिखा सर? सर 2 शब्दों बोल दीजिए सर। देखिए सर क्यों लिखा? मैं तो आपको सामने से हेलो सर समय आएगा तो आपको बताएंगे ना। आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? लेकिन सर आपको क्या लगता है ऐसी मजबूरी क्यों आनी पड़ी सर? जब आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको शेयर करेंगे? इतनी मजबूरी क्या हुई सर आज? जब मगर आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप इस समय आनंद लीजिए। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट के मामले में दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है और चार्जशीट में कई अहम खुलासे हुए हैं जो हैरान करते हैं। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को मारने आए शूटरों ने वकील जैसा दिखने के लिए 1 महीने तक ट्रेनिंग ली थी। इस पूरे मामले ने रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मुकेश सिंह सेंगर की खास रिपोर्ट। इसी साल 24 सितंबर को रोहिणी कोर्ट नंबर 207 गोलियों की आवाज से दहल गया। कोर्ट में पेशी के लिए आए दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की
2 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जगदीप और राहुल नाम के 2 शूटरों को ढेर कर दिया। अब 3 महीने बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। 111 पेज की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने बताया है कि कैसे जेल में रहते हुए गैंगस्टर टिल्लू ने गोगी को मारने की साजिश रची और सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी योजना को अंजाम दिया। इस मामले में सबसे पहले पुलिस ने दिल्ली के हैदरपुर से उमंग यादव और मंडोली जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि टिल्लू ने गोगी को मारने के लिए जगदीप और राहुल नाम के 2 शूटरों को उमंग के पास भेजा। उमंग LLB कर चुका है, इसलिए उसने राहुल और जगदीप को अपने घर में वकील की ट्रेनिंग दी। 1 महीने में उन्हें वकीलों जैसा बनने की ट्रेनिंग दी गई। उमंग के घर से मिले CCTV कैमरे में इसके कुछ सबूत मिले हैं। प्लानिंग के मुताबिक 13 सितंबर को जब गोगी को पानीपत कोर्ट में पेश किया गया, तब आरोपियों ने उसकी सुरक्षा का जायजा लिया। रोहिणी शूटआउट के 1 दिन पहले मुरथल में उमंग और जगदीप ने राकेश ताजपुरिया नाम के बदमाश से हथियार लिए। फिर उसी दिन उमंग और जगदीप ने एम्स के पास एक शख्स से वकीलों की ड्रेस ली। वारदात को अंजाम देने में 9 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें एक नंबर विदेशी था। सभी लोग केवल व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप पर ही बात करते थे। वारदात के लिए एक नेपाली मूल के शूटर और हथियारों की व्यवस्था जेल में बंद नवीन बाली ने करवाई। तीनों शूटर पैदल ही कोर्ट में दाखिल हुए, जबकि उमंग कार में हथियार लेकर कोर्ट परिसर पहुंचा। नेपाली शूटर वकील की वेशभूषा में ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उसे वापस कर दिया गया। जेल में जैसे ही टिल्लू को गोगी के मारे जाने की खबर मिली, वो खुशी से उछल पड़ा। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही उसको ये जानकारी मिली कि उसके दोनों शूटर मारे गए हैं, उसके बाद उसने और उमंग ने अपना मोबाइल और सिम कार्ड तोड़ दिया। लेकिन पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं जया कौशिक। इस साल ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते क्रिसमस और नए साल का जश्न फीका रह सकता है, लेकिन वो आपकी और हमारी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है और थोड़ी सी सख्ती भी इस बार झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, और ओमिक्रॉन के मामले जिस तेजी से देश भर में बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए तमाम राज्य सख्तियां बढ़ा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई है। DDMA का कार्यक्रमों और भीड़ के इकट्ठा होने पर रोक का आदेश आ गया। आपको बता दें कि रेस्टोरेंट, बार और सिनेमा घरों में जो क्षमता होती है उसके 50% लोग ही उसमें जा सकेंगे। बिल्कुल, और इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, अब उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा शादी की अगर बात करें तो अब शादियों में 200 से ज्यादा लोगों को बुलाने की इजाजत नहीं होगी। दुकानों पर अगर आपने मास्क नहीं लगाया है तो नो एंट्री लागू करने का आदेश अब लागू कर दिया गया है। तो DDMA ने जिला प्रशासन और दिल्ली पुलिस को यह आदेश सख्ती से लागू करवाने को कहा है। तो अब अगर आप बाजारों में जाते हैं और अगर आपने मास्क नहीं लगाया है तो आपको दुकानों में एंट्री नहीं मिलेगी, और सिनेमा घर और जो मॉल है वहां पर भी अब 50% क्षमता कर दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजधानी दिल्ली में सख्ती बढ़ती जा रही है। पड़ोसी राज्य हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा सरकार ने भी सख्ती बढ़ा दी है। जहां दोनों डोज अगर लोगों ने नहीं ले रखी होगी तो वो पब्लिक प्लेस पर उनकी एंट्री, उस पर पाबंदी रहेगी। 1 जनवरी से कोरोना टीकों की दोनों डोज लेना जरूरी होगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस बात का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक परिवहन हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे बाजार हो, कहीं पर भी उन लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन पूरा नहीं किया है। 1 जनवरी 2022 से जिस व्यक्ति ने कोविड की दोनों वैक्सीनेशन की डोज नहीं ले रखी होगी उसको मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट, होटल, दफ्तर, बैंक या कोई भी ऐसी जगह जहां पर
ज़्यादा लोग होते हैं उसको प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इस बीच गुरुग्राम से अच्छी खबर आई। 100% वैक्सीनेशन का मुकाम गुरुग्राम ने हासिल कर लिया है। गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सभी योग्य लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। हरियाणा का पहला जिला है जहां पर सभी जो योग्य लोग हैं जिन्हें वैक्सीन लग जानी चाहिए उन्हें दोनों डोज लग चुकी है। और गुरुग्राम की 128% आबादी को पहली डोज कोरोना के टीके की लग चुकी है। तो गुरुग्राम ने एक बेहद अच्छा ये काम किया है। डबल डोज यहाँ पर अगर बात करें तो 100% आबादी उनको दूसरी डोज लग गई है। गुरुग्राम आने जाने वाली आबादी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है कोरोना के बढ़ने कम होने में, क्योंकि एनसीआर का ये इलाका लगता है। ऐसे में राजधानी दिल्ली हो या फिर यूपी में नोएडा हो, गुरुग्राम से बहुत से लोग आते जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं और आने जाने वाली आबादी काफी बड़ी होने से टीकाकरण में जिस तरीके से गुरुग्राम ने ये मुकाम हासिल किया है काबिल तारीफ बात है। और अब बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां सरकारी कर्मचारी वैक्सीन के अपने सर्टिफिकेट वेतन वाले पोर्टल पर अगर नहीं डालेंगे तो उनकी तनख्वाह रोक दी जाएगी। पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वो कोरोना वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वेतन वाले पोर्टल पर जरूर डालें। बिल्कुल, और ये भी आदेश दिया गया है कि एक या दोनों डोज लेने वालों पर यह आदेश लागू होगा। तो अगर वैक्सीन नहीं ली है तो सैलरी भी यहां पर आपकी अटक सकती है। ये तक पंजाब सरकार की तरफ से आदेश दे दिया गया है। और जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है, इन बढ़ते खतरे और तीसरी लहर की आशंका के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के हालात का जायजा लेंगे। बैठक केंद्र के उन अधिकारियों के साथ है जो इस महामारी की रोकथाम में जुटे हुए हैं। और वहीं केंद्र ने राज्यों से कहा है कि इस खतरे की गंभीरता को समझते हुए अपने वॉर रूम को एक्टिवेट करें, हालात पर नजर रखें और सख्ती से दिशा निर्देश जो बनाए गए हैं उनको अमल में लाएं। साथ ही तैयारी है कि कुछ शहरों में कोरोना के सभी पॉजिटिव सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं। देश में 4 दिसंबर को ओमिक्रॉन के 3 मामले थे, जो 17 दिसंबर को बढ़कर 101 हुए और अब 22 दिसंबर को 213। स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना कि ओमिक्रॉन के फैलने की गति डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा है। अभी जो सिचुएशन है उसमें कोई ऐसा कोई बदलाव नहीं है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कोविड जो है वो माइल्ड सिम्टम ही लेके आता है। वी आर वाचिंग एनी चेंज इन द पैटर्न ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द इमर्जिंग केसेस वेरी केयरफुली। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखा है कि कोरोना की सही हालत के आकलन को लेकर जिला या लोकल स्तर पर वॉर रूम शुरू करें। अगर बीते हफ्ते में किसी जिले में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% या उससे ज्यादा हो, या अस्पताल में ऑक्सीजन वाले या आईसीयू में 40% बेड भर गए हों, तो कंटेनमेंट जोन और पाबंदियां तुरंत अमल में लाएं। फिलहाल मिजोरम के 2 जिले ही ऐसे हैं जहां वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। साथ ही सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु के हर पॉजिटिव सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने की तैयारी में है, ताकि अगर कोई केस ओमिक्रॉन का है तो उसकी पुष्टि हो पाए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं नौकरियों की। आखिर कोई नौकरी का इंतजार करे तो कब तक करे? कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी जीडी वर्ष 2018 की भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर बुधवार को देश भर के हजारों छात्र दिल्ली प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। इनमें लगभग सभी छात्र बेहद गरीब परिवार से हैं और जहां तक खाने पीने का सवाल है तो ये छात्र रात में बंगला साहिब गुरुद्वारे के आसरे हैं और फुटपाथ पर सो रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार के मुंगेर जिले की रहने वाली 21 साल की प्रीति हमसे बात करते करते भावुक हो जाती हैं। 2018 में एसएससी जीडी की परीक्षा पास कर मेडिकल भी क्लियर करने वाली प्रीति को 3 साल गुजर जाने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। पिता मजदूरी करते हैं, इसलिए दिल्ली में कहीं कमरा लेकर रहने की हैसियत नहीं है, तो बंगला साहब के लंगर में खाना खाकर बाहर फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हैं। हम लोग को फौज में जाना है, बट ये सब समझ नहीं रहे। फौज में जाना चाहते हो? जी,
हम सब कुछ रिटर्न मेडिकल फिजिकल सब पास किए हुए हैं, बट फिर भी हमें मेरिट से बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ आते हैं तो क्या कहते हैं ये लोग, यहाँ प्रशासन के लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे तो देखते नहीं है, पूरा बैरिकेटर लगा के रखे हैं, रोज टाइम ही देते हैं। खाना कहाँ खाते हैं? वहीं गुरुद्वारे में खाते हैं और ऐसे ही सोते हैं, वहाँ पे भी नहीं रहने देते हैं। हम लोग तो कभी कभी एक टाइम खाना खाते हैं या फिर ऐसे ही सो जाते हैं। हम लोग अभी ऐसे ही उठ के आ गए हैं। यहाँ अपनी कहानी बताते बताते लगभग हर छात्र भावुक हो जाता है। किसी की जेब में ना पैसा है, ना घर वालों के पास इतना पैसा कि इनको आगे और पढ़ा सके। हम इसलिए भावुक हो रहे सर, 11 महीने ज्यादा हो गया, 3.5 साल वेट किए, उसके बाद इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दिया, सीट रद्द में हुए नहीं दिया। हम लोग पैसे नहीं रहते, कैसे कैसे यहाँ बहने और भाइयों आते हैं, टिकट लेकर के, उधार कर्जा लेकर के टिकट लेकर के आते हैं। कौन सुनेगा बात बताइए। घर वालों को सिर्फ मेरे से उम्मीद है, मेरे परिवार को मेरे से उम्मीद है। मेरे फादर है, 4 भाई है, उनमें से मैं पढ़ता हूँ क्योंकि सभी हालत खराब है, कोई को पढ़ा नहीं सकते। मेरे घर वालों को मेरे परिवार को ये पढ़ लिख के हमारे लिए कुछ हमारा नाम रोशन करेगा। मेरे घर वालों ने गिरवी जमीन रख दी सर, करीबन 10 से 15 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्जा है। मैं आज अगर मेरे रोजगार नहीं मिले ना, तो पहले मुझे उम्मीद थी, घर वालों को ये बोलते मेरे से कि अगर हम तुझे पढ़ा लिखा नहीं करते, हमारी गिरवी जमीन नहीं होती तो हम कम से कम उसमें हमारा पेट पालन कर रहे थे। लेकिन आज हमारे पास वो भी नहीं है, क्योंकि अगर तुमसे उम्मीद टूट गई ना तो हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ ये काम जहर खा के मर जाएंगे। दरअसल 2018 में एसएससी जीडी की लगभग 60,000 भर्तियां आई, जिसमें लगभग 1 लाख बच्चों ने लिखित, शारीरिक और मेडिकल परीक्षा पास की, जिसमें मात्र 55,000 बच्चों को लिया गया और इस प्रक्रिया में 3 साल का वक्त लग गया, जिस वजह से ज्यादातर बच्चे अब ओवर एज हो चुके हैं। इस दस्तावेज के मुताबिक अब भी 5,000 पद रिक्त हैं, फिर भी इन बच्चों का चयन नहीं हो रहा। इन बच्चों का साथ देने मंगलवार को भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पहुंचे थे। ये जो बच्चे हैं ये किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं। सपना है वर्दी पहनने का, और सोचिए 11 महीने से यहाँ पर धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रात में इस ठंड में इस फुटपाथ पर सोते हैं। तो ये कहानी है, हकीकत है, और ये सब रिटर्न, इंटरव्यू, मेडिकल सब क्लियर कर चुके हैं। फिलहाल उम्मीद कुछ भी नहीं है, इनका ठिकाना है फुटपाथ दिल्ली का। और कब तक रहेंगे आप लोग? जब तक वर्दी नहीं मिलेगी। कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे? हम लोग रोड पे ही सोते हैं, हम लोग रोड पे सो जाएंगे। तो ये हकीकत है देश के युवाओं की, रोड पर सोने पर मजबूर हैं सैकड़ों एसएससी जीडी अभ्यर्थी। सहयोगी सुशील राठी के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां एक के बाद एक कई योजनाओं, परियोजनाओं का शिलान्यास, आधारशिला रखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी में होंगे, उनका संसदीय क्षेत्र भी है ये। अपने इस दौरे में वो 2100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात वाराणसी को देंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द चुनाव है और बहुत जल्द जो है, जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले बीजेपी की पूरी कोशिश है कि प्रधानमंत्री के हाथों तमाम कार्यक्रम जो है उसका शिलान्यास कार्यक्रम हो। या ये आप तस्वीरें देख रहे हैं वाराणसी की, किस तरह से तैयारियां हो रही हैं। वाराणसी दौरे पर आज रहने वाले हैं प्रधानमंत्री, और इस दौरे में 2100 करोड़ की परियोजनाओं का वो सौगात वाराणसी को देंगे। अमूल डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे, इसके अलावा पार्किंग और इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम सहित अन्य कार्यों का भी लोकार्पण इसमें शामिल होगा। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां जाने माने नेता हरीश रावत फिर कांग्रेस से क्या बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं, ये एक सवाल उनके एक ट्वीट से लग रहा है। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट किया था और ये कहा कि चुनाव रूपी समुद्र में तैरना है और मेरे हाथ पांव बांधे जा रहे हैं। संगठन का ढांचा मुंह फेर कर खड़ा है। हरीश रावत यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सत्ता ने कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। उन्होंने लिखा कि मैं ऊहापोह में हूं, नया साल शायद कोई नया रास्ता दिखा दे। सर आपने ट्वीट क्यों लिखा सर? सर दो शब्द बोल दीजिए सर। सर क्यों लिखा? मैं आपको सामने से सर। हेलो सर समय आएगा तो आपको बताएंगे ना, आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? लेकिन सर आपको क्या लगता है ऐसी मजबूरी क्यों आनी पड़ी सर? जब आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको शेयर करेंगे? इतनी मजबूरी क्या हुई सर आज? जब मगर
आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप इस समय आनंद लीजिए। को पावर्ड बाय गोल्डी गरम मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, और Kia Carens coming soon। और अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां रोहिणी कोर्ट में जो शूट आउट हुआ था उस मामले में दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर जितेंद्र को मारने आए शूटरों ने वकील जैसा दिखने के लिए 1 महीने की ट्रेनिंग ली थी। देखते हैं रिपोर्ट। इसी साल 24 सितंबर को रोहिणी कोर्ट नंबर 207 गोलियों की आवाज से दहल गया। कोर्ट में पेशी के लिए आए दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की 2 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जगदीप और राहुल नाम के 2 शूटरों को ढेर कर दिया। अब 3 महीने बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। 111 पेज की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने बताया है कि कैसे जेल में रहते हुए गैंगस्टर टिल्लू ने गोगी को मारने की साजिश रची और सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी योजना को अंजाम दिया। इस मामले में सबसे पहले पुलिस ने दिल्ली के हैदरपुर से उमंग यादव और मंडोली जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि टिल्लू ने गोगी को मारने के लिए जगदीप और राहुल नाम के 2 शूटरों को उमंग के पास भेजा। उमंग LLB कर चुका है, इसलिए उसने राहुल और जगदीप को अपने घर में वकील की ट्रेनिंग दी। 1 महीने में उन्हें वकीलों जैसा बनने की ट्रेनिंग दी गई। उमंग के घर से मिले CCTV कैमरे में इसके कुछ सबूत मिले हैं। प्लानिंग के मुताबिक 13 सितंबर को जब गोगी को पानीपत कोर्ट में पेश किया गया, तब आरोपियों ने उसकी सुरक्षा का जायजा लिया। रोहिणी शूटआउट के 1 दिन पहले मुरथल में उमंग और जगदीप ने राकेश ताजपुरिया नाम के बदमाश से हथियार लिए। फिर उसी दिन उमंग और जगदीप ने एम्स के पास एक शख्स से वकीलों की ड्रेस ली। वारदात को अंजाम देने में 9 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें एक नंबर विदेशी था। सभी लोग केवल व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप पर ही बात करते थे। वारदात के लिए एक नेपाली मूल के शूटर और हथियारों की व्यवस्था जेल में बंद नवीन बाली ने करवाई। तीनों शूटर पैदल ही कोर्ट में दाखिल हुए, जबकि उमंग कार में हथियार लेकर कोर्ट परिसर पहुंचा। नेपाली शूटर वकील की वेशभूषा में ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उसे वापस कर दिया गया। जेल में जैसे ही टिल्लू को गोगी के मारे जाने की खबर मिली, वो खुशी से उछल पड़ा। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही उसको ये जानकारी मिली कि उसके दोनों शूटर मारे गए हैं, उसके बाद उसने और उमंग ने अपना मोबाइल और सिम कार्ड तोड़ दिया। लेकिन पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं मेघालय की राजधानी शिलोंग की, जहां बुधवार को स्नोफॉल हुआ, ओलावृष्टि भी हुई और ओलावृष्टि के बाद का नजारा कुछ यूं नजर आया। अरुणाचल प्रदेश की भी बात कर लेते हैं, जहां बुधवार को तवांग में क्रिसमस से ठीक पहले भारी बर्फबारी देखने को मिली है। पूरा तवांग बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक तवांग में तेज बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दिसंबर के महीने में तवांग की पहली बर्फबारी है। और वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें बताने का। आपको करना यह है कि NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना और बताना है किन खबरों को चैनल पर पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, ओमिक्रॉन पर सचेत है भारत और प्रधानमंत्री
आज एक बैठक करने जा रहे हैं, समीक्षा होगी उस पर। दूसरी खबर, कोरोना में कई राज्यों में लौटने लगी है पाबंदियां। तीसरी खबर, WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन से आने वाला है यूरोप में तूफान। चौथी खबर उत्तराखंड से, जहां कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ट्वीट किया है, उत्तराखंड कांग्रेस में कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है। पांचवी और आखिरी खबर सूत्रों के हवाले से, प्रियंका गांधी के बच्चों के अकाउंट को हैक नहीं किया गया, ये सूत्र बता रहे हैं।